आगे देखो, बोले इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. It is a powerful reducing agent and reduces almost all metal oxides other than those of the alkali and alkaline earth metals. Alkali metal oxide और alkaline earth metal oxides मतलब जो strongly electropositive metals हैं उनके ऑक्साइड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता. बाकी जो मतलब मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं उनके ऑक्साइड को ये रिड्यूस कर देता है. वैसे यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूं कि जब कभी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर करते हैं, ध्यान देना, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कोक को भी यूज किया जाता है. ठीक है, कोक को भी हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को भी हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं. तो अगर इन ये दोनों कार्बन रिडक्शन मेथड में ये दोनों एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, तो इनमें जो है एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर रिडक्शन किसी मेटल ऑक्साइड का, ठीक है, अगर किसी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है. और अगर रिडक्शन मेटल ऑक्साइड का अबव 710 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फिर कोक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है. आप इस बात को नोट कर लो. ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो. if reduction of metal oxide if reduction of metal oxide occurs below 710 degree centigrade, if reduction of metal oxide occurs below 710 degree centigrade, then carbon monoxide is better reducing agent. Then carbon monoxide is better reducing agent. Then carbon monoxide is better reducing agent. लिखो, however, if reduction occurs above 710 degree centigrade, above 710 degree centigrade, then coke यानी कि कार्बन, then coke is better reducing agent. Then coke is better reducing agent. ठीक है. अच्छा, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है, जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा. जिस मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा. और ऑक्साइड जितना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा उसको रिड्यूस करने के लिए उतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा. समझ है? तो क्योंकि एल्कैली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स जो है ये हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं, इसलिए इनके रिडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा. और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो फिर वहां कार्बन मोनोऑक्साइड सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा. ये बात समझ में आ रही है? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? जैसे जैसे मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी मेटल के ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी. और अगर ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो उसके रिडक्शन के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा. और अगर टेम्परेचर 710 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर रेंज में जाता है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा. इस पॉइंट को भी नोट कर लो, लिख लो. एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, as the electropositivity of metal increases, as the electropositivity of metal increases,
thermal stability of oxide, thermal stability of oxide, thermal stability of its oxide, thermal stability of its oxide also increases. Thermal stability of its oxide also increases. And therefore high temperature is required. And therefore high temperature is required. And therefore high temperature is required for the reduction of this oxide. And therefore high temperature is required for the reduction of this oxide. ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एल्कैली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। तो अब जरा यहां पे देखो बेटा, जैसे देखो यहां पे रिएक्शन लिखी हुई है Fe2O3 सॉलिड प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स 2 Fe प्लस 3 CO2। ठीक है, इसी तरीके से निकल ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ हमने इसको ट्रीट किया तो निकल सॉलिड और CO2 बन गया। ऐसे ही ZnO सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ ट्रीट किया तो जिंक प्लस CO2 प्रोड्यूस हुआ। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आयरन, निकल, जिंक ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे है। ठीक है, कोई अगर आप पोएम को रिकॉल करो तो क्या है, लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान, जान कर फेंके। अब देखो यहाँ पे फेंके यानी कि आयरन आया। ठीक है, फेंके कलम दवात कोई नीचे, अब निकल आ रहा है देखो नीचे सुनो। और जिंक जो है अगर आप देखो तो वो भी काफी नीचे है, लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान, जान। अब यहां पे देखो जिंक आ रहा है। तो मतलब ये सब मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, और मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं तो इनका जो ऑक्साइड होगा वो बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल नहीं होगा, बहुत कम थर्मली स्टेबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब जो है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंटरमीडिएट ऑर्डर की होगी, और ऐसे सिचुएशन में कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। अब जरा आगे देखो, बोल रहे हैं कि इट रिएक्ट्स विथ ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म वोलेटाइल मेटल कार्बोनिल। इट रिएक्ट्स विथ ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म volatile metal carbonyl such as NiCO4। ठीक है, such as NiCO4। अब एग्जांपल तो यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, कुछ और एग्जांपल भी चाहिए, NiCO4 एटसेट्रा लिख दिया, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। इसी तरीके जैसे NiCO4 है मेटल कार्बोनिल, इसी तरीके से मेटल कार्बोनिल ये हो सकता है FeCO5, FeCO5। इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड ये भी हो सकता है CO2, CO8। CO2 यहां पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी कि ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करता है, या जितने भी ल्यूइस बेसेस होते हैं सब लीगेंड होते हैं, तो ये एज अ लीगेंड जो है ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल कार्बोनिल। तो ये देखो यहाँ पे मेटल कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो रहा है, NiCO4, FeCO5, CO2, CO8। तो it reacts with transition metal to form volatile metal carbonyls such as NiCO4, FeCO5, CO2, CO8, etc. The formation of NiCO4 from impure nickel। ठीक है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो बेटर होगा मैं एनसीईआरटी से इसको पढ़ता हूं। देखो जरा, बोला कि इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। Because of the presence of lone pair on carbon, carbon monoxide acts as a donor and reacts with certain metals when heated to form metal carbonyls.
ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनिल्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मेटल कार्बोनिल से रिलेटेड फैक्ट यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें ये कुछ लाइन यहां पे कट रही है। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये जो जिस एप्लीकेशन की इधर बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये एप्लीकेशन इम्प्योर निकल को प्योर निकल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इम्प्योर निकल को प्योर निकल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने 10th में मेटलर्जी पढ़ा है ना? 10th में मेटल्स नॉन मेटल्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा है। तो वहां पे मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन जो होता है, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन के अलग अलग स्टेप्स आपको बताए गए होंगे। मैं एक बार वो स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूं, फिर उस बार आपको समझाता हूं। तो जैसे क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास एक ओर होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ओर को कंसीडर किया। अब हम क्या करते हैं, ओर का सबसे पहले क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग। तो क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग के थ्रू यहां पे बन जाता है पाउडर्ड ओर। यहां पे प्रेजेंट होगा पाउडर्ड ओर। और हमारे पास रहा होगा ये ओर जो है, जब माइनिंग करते हैं ना तो बड़े बड़े स्टोन पीसेस के फॉर्म में हमें मिलता है। फिर उसको क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो वो पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो पाउडर्ड ओर होता है उसका करते हैं कंसंट्रेशन। तो उसमें जो सिलिका इंप्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन करते हैं, तो वहां से हमें मिल जाता है कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर। अब ये जो कंसंट्रेशन हम यहाँ पे करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग मेथड को यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग एक मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन मेथड्स होते हैं। तो उन कंसंट्रेशन मेथड्स को यूज करते हुए हम ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, जो इम्प्योरिटी ओर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो कंसंट्रेटेड ओर मिलता है बेटा, इसका हम कैल्साइनेशन या रोस्टिंग करते हैं। कैल्साइनेशन और रोस्टिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ओर के अंदर वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती है वो उनको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और ओर को हम एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको आसानी से रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा कैल्साइनेटेड और रोस्टेड ओर। ठीक है, इसको बोलेंगे कैल्साइनेटेड, कैल्साइनेटेड और रोस्टेड ओर, ये मिल जाएगा कैल्साइनेटेड और रोस्टेड ओर। ठीक है, और फिर उसके बाद इस ओर का कराते हैं रिडक्शन। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद फिर कराएंगे रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन, तो यहां से हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा। जब रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन से क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल मिलेगा। और फिर इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल प्रोड्यूस करने के लिए कराते हैं रिफाइनिंग। लास्ट स्टेप होता है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ ओर। रिफाइनिंग ऑफ ओर नहीं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसके बाद एक और स्टेप आएगा, मतलब यहां पे इम्प्योर मेटल मिला, फिर इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करा करके प्योर मेटल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर हैं। तो इन स्टेप्स के बारे में तो आपको पहले भी पता रहा होगा। बोलो बेटा।
ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं इसके बारे में तो आपको पहले भी बताया गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे एक मेथड की बात हो रही है जिसके थ्रू हम इम्प्योर निकल को प्योर निकल में कन्वर्ट करते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं मोन्स प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोन्स प्रोसेस। ये एक रिफाइनिंग प्रोसीजर है। ये क्या है? ये लास्ट वाला स्टेप जो मैं बता रहा हूं, इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए रिफाइनिंग यूज किया जाता है। तो मोन्स प्रोसेस एक रिफाइनिंग मेथड है, ठीक है। अब वहां ये रिफाइनिंग मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास इम्प्योर निकल मिला आफ्टर रिडक्शन, ठीक है। अब इस इम्प्योर निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ हीट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जब हीट करेंगे तो जितना निकल वहां पे प्रेजेंट है वो सारा निकल मेटल कार्बोनिल बना लेगा। अभी ये जो बात मैंने इधर बताया है कि इट रिएक्ट्स विथ ट्रांजिशन मेटल टू फॉर्म वोलेटाइल मेटल कार्बोनिल, यही कैरेक्टरिस्टिक यहां पे यूटिलाइज होती है। तो इससे यहां पे मिल जाएगा निकल कार्बोनिल NiCO4। अब ये होता है वोलेटाइल, ठीक है, ये वोलेटाइल है। तो फिर क्या करते हैं, फिर इसको हीट कर देते हैं, निकल कार्बोनिल को हीट करते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये डिकम्पोज होकर के प्योर निकल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्केप आउट हो जाती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्केप आउट हो जाती है और यहां पे प्योर निकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, ये जो फर्स्ट स्टेप आप देख रहे हो, ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म होता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्लियर नहीं है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहला स्टेप को परफॉर्म करते हैं, और जो दूसरा स्टेप है इसको परफॉर्म करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से क्या होता है, इम्प्योर निकल प्योर निकल में कन्वर्ट हो जाता है, इम्प्योर निकल प्योर निकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मोन्स प्रोसेस का डिटेल समझ में आया बेटा? मोन्स प्रोसेस का डिटेल समझ में आया? अब यहां पे हमने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया? कार्बन मोनोऑक्साइड की ट्रांजिशन मेटल के साथ जो मेटल कार्बोनिल फॉर्मेशन टेंडेंसी है उसी को हमने यहां पे यूज किया है एक ट्रांजिशन मेटल को प्योरीफाई करने के लिए। अब आप यहां पे देखो, बोल रहे कि इन कार्बन मोनोऑक्साइड देयर आर 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये वही एनसीईआरटी वाली इंफॉर्मेशन है, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। Because of the presence of a lone pair on carbon, carbon monoxide molecule acts as a donor and reacts with certain metals when heated to form metal carbonyls such as NiCO4. फिर आगे देखो, बोल रहे द हाईली पॉइजनस नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये देखो, इस पे क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जाम में। द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड arises because of its ability to form complexes with hemoglobin. ये हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। The highly poisonous nature of carbon monoxide arises because of its ability to form complexes with hemoglobin, which is about 200 times, which is about 200 times more stable than ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखो तो जो O2 है, हाँ 300 टाइम्स, सही है, सही है, 300 टाइम्स। तो अगर आप ऑक्सीजन को देखो बेटा, तो ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर है, आप यहां पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसी लोन पेयर को डोनेट करके ये एज अ ल्यूइस बेस एक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कंसीडर करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। तो यहां पे आप देख रहे हो लोन पेयर कार्बन के पास है
और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से काफी कम है। ऑक्सीजन कार्बन से काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये टाइटली हेल्ड होता है विद द ऑक्सीजन, इसलिए ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। जबकि यहां पे जो कार्बन का लोन पेयर है ये इजिली डोनेट होगा, बिकॉज कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिवली लोन पेयर डोनेट करता है इसलिए ये ज्यादा अच्छा ल्यूइस बेस है, और ज्यादा अच्छा ल्यूइस बेस होने के साथ साथ ये बहुत अच्छा लीगेंड भी। इसलिए ये जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना मेटल के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू O2 जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसीलिए ये फैक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। बोल रहा है कि द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अराइजेस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ हीमोग्लोबिन व्हिच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन oxygen hemoglobin complex. This prevents hemoglobin in the red blood cell from carrying oxygen around the body, ultimately resulting in death. अब देखो अक्सर लोग जो है क्या करते हैं विंटर्स में कि घर में जो है वो कुछ मान लो कि कुछ वो जला लिया, ठीक है, एक अंगीठी जला ली जिसके अंदर जो है वो लकड़ियां डाल करके, और फिर उसके बाद घर को गर्म रखने के लिए लोग जो है उसको जला लेते हैं। और उसके बाद क्या है, फिर उन्होंने क्या किया, विंडोज को बंद कर दिया जिससे बाहर से हवा भी ना आए। ठीक, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से वहां पे CO2 के साथ CO भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और अगर पूरा रूम क्लोज्ड है तो वो CO जो है एयर में मिक्स हो गई। अब जब हम ये ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होता है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि एयर में जो CO प्रेजेंट है वो CO भी बॉडी के अंदर जाती है, और वो CO बॉडी में जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके जो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसकी स्टेबिलिटी आप देख रहे हो 300 टाइम्स ग्रेटर है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जगह पे ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होने लगता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ CO जो है वो कंबाइन करने लगता है। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज करने लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अगर हम वैसे ही इन्वायरमेंट में 3-4 घंटे अगर रहे तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, पता चला कि हम सोते सोते ही कहां चले गए, ऊपर चले गए, ठीक है, हमें पता भी नहीं चला और हमारी डेथ हो गई, बिकॉज हमें ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब ये सिचुएशन अराइज होती है तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे करके डिक्रीज करता है, इसलिए सडन इफेक्ट नहीं आता है। सडन इफेक्ट नहीं आता है तो हमें एहसास भी नहीं होता है, और हम नींद में ही पता चला ऊपर वाले को प्यारे हो गए। तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, उसी एप्लीकेशन की यहां पे बात कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन क्लियर हुआ आपको? ये वाली जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ये पूरा समझ में आया, इसकी वजह क्या है? अब देखो, नेक्स्ट कंपाउंड गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्कशन था। अब इसके बाद अगर आप देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर कर रहे हैं, कार्बन का दूसरा ऑक्साइड CO2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब कैसे प्रिपेयर करेंगे, बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, नहीं, कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल इन एक्सेस ऑफ एयर। तो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, जैसे ये LPG हो गया, CNG हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, तो ये कार्बन कंटेनिंग फ्यूल है।
इन एक्सेस ऑफ एयर। अब देखो यहां पे जैसे कार्बन है तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो CO2 बन गया। इसी तरीके से मीथेन है, मीथेन का कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो CO2 और H2O बन जाता है। ठीक, आगे बोल रहा है कि इन लेबोरेटरी, अगर हमें इसको लेबोरेटरी में बनाना है तो इन लेबोरेटरी इट इज कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हमें इसको लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होगा? यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा एक्वस, और कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3। और H2CO3 के बारे में आपको पता है कि अनस्टेबल एसिड होता है तो वो डिकम्पोज होकर के CO2 और H2O बना लेता है। तो अगर लेबोरेटरी में आपको CO2 बनाना है तो क्या करोगे? कोई कार्बोनेट सॉल्ट ले लो या बाइकार्बोनेट सॉल्ट भी आप ले सकते हो और उसको आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराओ तो CO2 गैस इवॉल्व होती है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है। आगे देखो बोला इंडस्ट्रियली इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट during the manufacturing of quicklime and क्या लिखा हुआ है? On commercial scale it is obtained by heating limestone। तो वही बात यहां पे बोल रहा है कि अगर लाइमस्टोन है तो लाइमस्टोन को हम अगर हीट करें तो हीट करने पे यहां पे क्विक लाइम बनता है और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब सीमेंट इंडस्ट्री को अगर आप कंसीडर करो तो वहां पे ये क्विक लाइम को यूज किया जाता है एज ए कंपोनेंट सीमेंट का। तो क्विक लाइम बनाने के लिए वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराते हैं तो उससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। उसी तरीके से बता रहे हैं कि जो ग्लूकोज है ये आप देखो C6H12O6 ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को एक एंजाइम होता है, जाइमेज बोलते हैं इसको, एंजाइम को जाइमेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है। तो जब ग्लूकोज को जाइमेज के साथ ट्रीट करते हैं तो जाइमेज के साथ ट्रीट करने पे इथेनॉल बनता है एज अ प्रोडक्ट और CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, इथेनॉल बनता है और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। यहां पे आप देख सकते हो ग्लूकोज के अंदर टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में से 4 तो इथेनॉल के अंदर प्रेजेंट है और 2 कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, +2 CO2। ठीक है बेटा, तो CO2 का फॉर्मेशन जो है वो ग्लूकोज से हो सकता है अगर हम ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो इथेनॉल बनता है और CO2। अब आगे आप देखो इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस बता रहे हैं। तो मैं इसको NCERT से रीड कर रहा हूं। आप देखो NCERT में देखो लिखा हुआ है इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ठीक है, इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। It is a colorless and odorless gas. Its low solubility in water makes it of immense biochemical and geochemical importance. ठीक है, बोल रहे हैं its low solubility in water makes it of immense biochemical and geochemical importance. With water, it forms carbonic acid. वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है, which is a weak dibasic acid and dissociates in 2 steps। तो 2 स्टेप में ये डिसोसिएट होता है। अभी आपको पता है पहले कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा, फिर बाइकार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे बोल रहा है कि जो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन से मिलकर के जो बफर बनता है H2CO3 और बाइकार्बोनेट आयन बफर, ये मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बताया था। Carbonic acid bicarbonate ion buffer system helps to maintain pH of blood between 7.26 to 7.42।
तो ये ब्लड के पीएच मेंटेनेंस में यूटिलाइज होता है। ठीक है, बीइंग एसिडिक इन नेचर इट कंबाइंस विथ एल्कालीज टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट्स। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई बेटा? ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? ये 4 लाइन आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था इसको। ठीक है, और आप देखो बोल रहा है कि जो कार्बोनिक एसिड है वो एल्कालीज के साथ कंबाइन करके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके ये क्या बना लेगा? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन ये करता है। मेटल कार्बोनेट कंप्लीट रिएक्शन के थ्रू मेटल कार्बोनेट और इनकम्प्लीट रिएक्शन के थ्रू मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। आगे देखो बोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड which is normally present to the extent of nearly 0.03% by volume in the atmosphere is removed from it by the process known as photosynthesis। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है वो CO2 यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में। आपको पता है it is the process by which green plants convert atmospheric CO2 into carbohydrates। तो ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेरिक CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, such as glucose। The overall chemical change can be expressed as, तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन गिवन है, 6CO2 plus 12H2O, HNO यानी कि यूवी लाइट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एंड 6H2O। तो अगर आप यहां पे देखो तो जो CO2 है वो तो कन्वर्ट हुआ C6H12O6 में, और जो H2O है H2O यहाँ पे O2 में कन्वर्ट होता है बेटा। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो इसमें CO2 का रिडक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो CO2 का रिडक्शन होता है और H2O का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि CO2 अगर आप यहां पे देखोगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2O यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट है। CO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2O रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे देखो बोल रहा है बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स as well as for animals and human beings। Unlike carbon monoxide it is not poisonous। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस गैस नहीं है। Unlike carbon monoxide it is not poisonous, but the increase in combustion of fossil fuels and decomposition of limestone for cement manufacture in recent years seem to increase the CO2 content of the atmosphere। तो जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो CO2 का लेवल नेचर में था वो कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो बोला है कि दिस में लीड टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस में लीड टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है एंड दस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच माइट हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट हुआ अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज में देखा। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस एराइज हो रहे हैं। अब जरा आगे देखो, बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। जब हम इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो इसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस by allowing the liquid CO2 to expand rapidly। यहां पे हम क्या करते हैं, लिक्विड CO2 को रैपिडली एक्सपैंड करते हैं। तो ये जो जिस मेथड की बात कर रहे हैं ड्राई आइस बनाने के लिए बेटा,
ये मेथड जूल थॉमसन इफेक्ट जैसा मेथड होता है जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। वहां पे हम क्या करते हैं, गैस को हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो CO2 को पहले कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो लिक्विड CO2 होगा, और जब हम उसको डीकंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, वो गैसिफाई होता है, उस प्रोसेस में कूलिंग होती है, और जब कूलिंग होती है तो उसी कूलिंग की वजह से CO2 सॉलिडिफाई हो जाता है और ड्राई आइस फॉर्म होता है। तो यहां पे बोले ड्राई आइस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम। ड्राई आइस इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। गैसियस CO2 इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स। उसके अंदर गैसियस CO2 प्रेजेंट होता है। Being heavy and non-supporter of combustion, it is used as fire extinguisher. ये important point है. Being heavy and non-supporter of combustion, it is used as fire extinguisher. तो हैवी होगा तो इस वजह से क्या होगा, ये नीचे लाई करेगा, और कंबस्शन को ये प्रमोट नहीं करता तो इसलिए ये नीचे लाई करेगा, तो ये वहां से ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है, तो ऑक्सीजन लेवल जो है डिक्रीज करेगा, उससे जो बर्निंग प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो इस तरीके से ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। तो बोला है बीइंग हैवी एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। A substantial amount of CO2 is used to manufacture urea. बाकी इसका एक और यूज बता रहे हैं कि इसको यूरिया मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। जब यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पे अमोनिया को CO2 से रिएक्ट करा करके यूरिया बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया को CO2 से रिएक्ट करा करके यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है। आगे देखो, बोला इन CO2 मॉलिक्यूल कार्बन एटम undergoes sp hybridization. In CO2 molecule, carbon atom undergoes sp hybridization. Two sp hybridized orbitals of carbon atom overlap with two p orbital of oxygen atom to make two sigma bonds, while other two electrons of carbon atom are involved in p pi bonding with oxygen atom. अब ये structural analysis बता रहे हैं, ये तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, this results in its linear shape with both carbon oxygen bond of equal length 115 picometer with no dipole moment. तो लीनियर शेप है, जीरो डायपोल मोमेंट है, मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बाकी ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये बात हो गई बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये सारे फैक्ट्स समझ में आ गए बेटा CO2 से रिलेटेड। CO2 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब आप देखो नेक्स्ट कंपाउंड, ये एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, बट आप इसको, इसके बारे में आपने कई बार देखा है, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड को कंसीडर कर रहे हैं, C3O2, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब बात आती है आप C3O2 को कैसे बनाओगे, कार्बन सब ऑक्साइड को कैसे बनाओगे। तो बोल रहा है कि इसको बनाने के लिए व्हेन मैलोनिक एसिड इज हीटेड विथ फास्फोरस पेंटॉक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। अगले पेज पर रिएक्शन गिवन है। देखो ये है मैलोनिक एसिड, नॉमेनक्लेचर में बताया था मैलोनिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये मैलोनिक एसिड है। मैलोनिक एसिड को फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ हीट करें, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये P2O5 जो है बेटा, ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
तो अब ये क्या करेगा, देखो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है ना यहाँ ट्रांसफर हो जाता है इस पोजीशन पे पाई बॉन्ड बन करके, और यहाँ से OH रिमूव हो जाता है। मतलब ये H गया और ये OH, तो H2O रिमूव हो गया। उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ और यहाँ से OH रिमूव हो गया, तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और ये C3O2 बन जाएगा, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका प्रिपरेशन मेथड समझ में आ गया? प्रिपरेशन मेथड क्लियर हो गया बेटा C3O2 का? ठीक है, अब जरा देखो अगला डिस्कशन गिवन है कार्बाइड्स। जैसे आपने हाइड्रोजन में हाइड्राइड्स का डिस्कशन देखा था, वैसे ही कार्बाइड को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन भी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। देखो क्या होते हैं कार्बाइड्स, बोले द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट्स। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट्स which is either less electronegative or of similar electronegativity as that of carbon are known as carbides. अब कार्बाइड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बोले दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। नंबर 1, ये पहला क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आयनिक कार्बाइड्स। आयनिक कार्बाइड्स, आयनिक कार्बाइड्स। अब आयनिक कार्बाइड्स क्या होते हैं, बोले दे आर फॉर्म्ड by the most electropositive elements such as alkali metals, alkaline earth metals and group 13 elements except boron. तो अगर ग्रुप 1 मेटल है, ग्रुप 2 मेटल है, ग्रुप 13 मेटल है, बोरॉन को छोड़ करके, बोरॉन तो नॉन मेटल होता है, तो उनको हम कार्बाइड बोलते हैं। They are formed by the most electropositive elements such as alkali metals, alkaline earth metals and group 13 elements except boron. आगे देखो, बोल रहा है कि दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आयनिक कार्बाइड्स के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 मेथेनाइड्स। फर्स्ट आयनिक कार्बाइड जिसको बोलते हैं मेथेनाइड। क्या होते हैं मेथेनाइड, बोल रहा है कि दोज आयनिक कार्बाइड्स which produces methane gas, which produces methane gas after hydrolysis are called methanides. तो वो आयनिक कार्बाइड जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको मेथेनाइड बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड एंड बेरिलियम कार्बाइड, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होती है बेरिलियम और एल्युमिनियम में, तो इनके कार्बाइड का बिहेवियर भी एक जैसा होगा। तो अब देखो जैसे Al4C3 है, हाइड्रोलाइज किया तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया और मीथेन गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, 3 कार्बन है तो 3 मीथेन और 4 एल्युमिनियम है तो 4 AlOH थ्राइस। इसी तरीके से बेरिलियम कार्बाइड है तो यहाँ पे 1 कार्बन है तो मीथेन गैस और 2 बेरिलियम है तो 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो एक तो ये है जिनको हम बोलते हैं मेथेनाइड्स। तो मेथेनाइड्स किनको बोलेंगे, क्लियर हुआ? मेथेनाइड्स कौन से कार्बाइड को बोला जाएगा, समझ में आया? ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट कैटेगरी है एसिटिलाइड्स। एसिटिलाइड्स तो बोला दोज कार्बाइड्स which on hydrolysis gives acetylene. Those carbides which on hydrolysis gives acetylene are called acetylides. तो वो कार्बाइड्स जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको एसिटिलाइड्स बोला जाता है। जैसे बोल रहा है स्ट्रांसियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड और एक ये स्पेशल एल्युमिनियम कार्बाइड है। ठीक है, तो अब जैसे देखो कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ पे प्लस H2O होना चाहिए,
ये मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कट रही है। CaC2 + 2H2O गिव्स C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड, एक मिनट, तो यहां पे बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया एसिटिलीन C2H2, और इसके साथ प्रोड्यूस होगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन समझ में आई? ये रिएक्शन क्लियर हुई? C2H2 है ये, C2H2 यानी कि इथाइन या एसिटिलीन। अरे क्या बात है भाई, रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हो? इसी तरीके से देखो, ये एल्युमिनियम कार्बाइड है, Al2C2 थ्राइस, Al2C2 थ्राइस, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहा है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन का प्रोड्यूस हुआ है, 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन। ठीक है, तो ये हो गए एसिटिलाइड्स, जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको एसिटिलाइड बोलते हैं, जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको मेथेनाइड्स बोलते हैं। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन देखो, एलाइलाइड्स और एल्काइनाइड्स, ये नेम गलत लिखा हुआ, ALKYNIDES, एल्काइनाइड्स और एलाइलाइड्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोज कार्बाइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एल्काइंस अदर देन एसिटिलीन, एल्काइन बना रहा है लेकिन वो एल्काइन एसिटिलीन से डिफरेंट है। दोज कार्बाइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एल्काइंस अदर देन एसिटिलीन्स आर कॉल्ड एलाइलाइड्स और एल्काइनाइड्स, ALKYNIDES, एल्काइनाइड्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखो Mg2C3, अब Mg2C3 की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, Mg2C3 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहे हैं, जो C3 यहाँ पे 4 नेगेटिव है, तो इसके ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, ये C3 4 नेगेटिव है यहाँ पे, इसके ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक कार्बन पे 3 नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रक्चर में और दूसरे पे -1, और दूसरे स्ट्रक्चर में दोनों पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये C3 4 नेगेटिव के साथ 2 मैग्नीशियम आयन आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। तो ये है रिएक्शन, Mg2C3 + 4H2O gives 2 MgOH twice प्लस प्रोपाइन, एक मॉलिक्यूल प्रोपाइन का बना, ध्यान देना प्रोपाइन इसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोपाइन बन रहा है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे जिसपे C3 नेगेटिव है, और यहां से 1 हाइड्रोजन अटैच होगा तो प्रोपाइन बन जाएगा। जबकि ये जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला मॉलिक्यूल बनता है बेटा, ठीक है, क्यूमुलेटेड डाइईन, जिसको एलीन भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन समझ में आए, कार्बाइड्स के 3 क्लासिफिकेशन क्लियर हुए। आयनिक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से? मेथेनाइड्स, वो कार्बाइड जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिर एसिटिलाइड, उन कार्बाइड्स को बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और एल्काइनाइड्स और एलाइलाइड्स, उन कार्बाइड्स को बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रोपाइन को या अदर देन एसिटिलीन कोई और एल्काइन को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई थी आयनिक कार्बाइड की, अब हम आ जाते हैं कोवेलेंट कार्बाइड पे। दूसरा क्लासिफिकेशन है कोवेलेंट कार्बाइड्स। तो बोले कार्बाइड्स ऑफ नॉन मेटल सच एज मेथेन, CO2, ये C2S गलत लिखा हुआ है, CS2 होना चाहिए,
CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को बेटा कार्बोरंडम भी बोला जाता है, ये कार्बोरंडम भी इसको बोलते हैं, SiC ऑल्सो कॉल्ड कार्बोरंडम। ये SiC इसका फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं, SiC, इसको कार्बोरंडम भी बोलते हैं, ठीक है। बोरॉन कार्बाइड, B4C एटसेट्रा बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो ये सब कोवेलेंट कार्बाइड है। तो कोवेलेंट कार्बाइड नॉन मेटल के कार्बाइड्स को बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, दे आर कॉल्ड कोवेलेंट कार्बाइड्स। अब तीसरी कैटेगरी है इंटरस्टिशियल और मेटालिक कार्बाइड्स। इंटरस्टिशियल और मेटालिक कार्बाइड्स बोल रहे हैं सच कार्बाइड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एज वेल एज इनर ट्रांजिशन मेटल। कौन कौन बनाता है? ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल। देखो सेम ट्रेंड है जो हाइड्राइड का है। आयनिक हाइड्राइड S ब्लॉक मेटल ने फॉर्म किया था, कोवेलेंट हाइड्राइड P ब्लॉक एलिमेंट्स ने फॉर्म किया था, और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल ने फॉर्म किया था। तो वही बात यहां भी ऑब्जर्व हो रही है, such carbides are formed by transition as well as inner transition metal. Interstitial carbides retain many properties of metal. They conduct electricity by metallic conduction and have property of metal such as luster. In these compounds, carbon atom occupy octahedral wad. इन कंपाउंड्स में जो कार्बन है वो ऑक्टाहेड्रल वायड को ऑक्यूपाई करता है। आपको याद हो मैंने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बताया था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने एक क्लास में। अरे याद आ रहा है कि नहीं? एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डिस्कस किया था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में एनायन जो है वो कॉर्नर पे होता है और फेस सेंटर पे होता है, क्यूब के कॉर्नर और फेस सेंटर पे होता है, और कैटायन जो है वो एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे होता है। तो जहां पे कैटायन प्रेजेंट होता है ना, वो ऑक्टाहेड्रल वायड उसको बोलते हैं। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में जहां जहां पे कैटायन प्रेजेंट होता है बेटा, वो ऑक्टाहेड्रल वायड है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो बॉडी सेंटर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वायड होता है। तो आप देखो बॉडी सेंटर वाला जो स्फीयर होगा वो 6 फेस सेंटर स्फीयर से सराउंडेड होगा। आप अगर विजुअलाइज करो इसको, तो क्यूब का बॉडी सेंटर पे जो स्फीयर है वो 6 जो फेसेस है क्यूब के, उन सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। तो इसलिए उन 6 को अगर मिला दे तो एक ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाता है। तो इसलिए उसको हम ऑक्टाहेड्रल वायड बोलते हैं। विजुअलाइज कर पा रहे हो? इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो बेटा? मतलब आप जहां रूम में बैठे हुए हो उस रूम को एक क्यूब मान लो, क्यूब के सेंटर पे जो पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, उस पॉइंट से जो 6 फेस सेंटर है, क्यूब के 6 फेसेस हैं, सारे फेस सेंटर को मिला दो। तो जब आप मिलाओगे ना तो आपको ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था वही शेप मिलेगा। हो गया विजुअलाइज? तो in these compounds, carbon atom occupy octahedral wyads in closed pack of metallic crystal lattice. They are generally very hard and have they are generally very hard and have high melting point
यहां पे ये बात कर रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट की, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली क्या होगा बेटा, जब मेटल के अंदर कार्बन आता है ना, तो मेटल के अंदर कार्बन आने पे वो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो हार्डेस्ट सॉलिड होते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ रही है, मेटल के अंदर जब कार्बन आएगा तो कार्बन के आने से मेटल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। अब जरा आगे देखो, और बोल रहा है कि एक और बात बोल रहा है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये जो मेटल कार्बाइड्स होते हैं ना, ये कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मेटल जो है वो तो आसानी से कोरोड होता है, लेकिन जो मेटल कार्बाइड है ना वो आसानी से कोरोड नहीं होता। अब आप देखो नेक्स्ट कंपाउंड को यहां पे कंसीडर करें, कार्बोरंडम। ये सारा डिस्कशन एनसीईआरटी से अलग है, एनसीईआरटी में ये चीजें डिस्कस नहीं हुई है। कार्बोरंडम अभी बताया था, कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कैसे बनेगा, बोला सिलिका है हमारे पास SiO2, ठीक है। अब इसको बना कैसे रहे, देखो सिलिका है SiO2, उसको कोक के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। सिलिका को कोक के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये कार्बोरंडम बन गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो इसका प्रिपरेशन मेथड समझ में आ गया। प्रिपरेशन मेथड क्लियर हुआ बेटा। ठीक है। अब देखो, बोला इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, एंड इट्स हार्डनेस अप्रोचेस टू डायमंड। इसकी जो हार्डनेस है वो डायमंड की हार्डनेस को अप्रोच करती है। वैसे तो सबसे हार्ड सब्सटेंस नेचर में डायमंड है, बट सिलिकॉन कार्बाइड भी बहुत हार्ड होता है, और इसकी हार्डनेस जो है वो डायमंड के जैसी होती है। अगर देखो बोले ऑन हीटिंग इट डज नॉट मेल्ट, ऑन हीटिंग इट डज नॉट मेल्ट, on heating it does not melt, rather decompose। हीट करने पे ये मेल्ट करने की बजाय डिकम्पोज हो जाता है इनटू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब सिलिकॉन में और कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स, इन पे एसिड का अटैक नहीं हो पाता। दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स, हाउएवर इट गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन ऑन हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे अगर कार्बोरंडम को हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएं तो SiCl4 और CCl4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिड से तो ये रिएक्ट नहीं करता, बट अगर हम इसको हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ हीट करें हाई टेम्परेचर पे, तो सिलिकॉन क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर आप देखो जो सिलिकॉन कार्बाइड है, इसको हम अगर एल्काली के साथ CO2 की प्रेजेंस में ट्रीट करें, सिलिकॉन कार्बाइड एल्काली के साथ CO2 की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर, तो ये सोडियम सिलिकेट बना लेता है, Na2SiO3 CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन करता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है कि इट हैज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोला इट हैज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर वेयर ईच एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिलिकॉन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। ठीक है, इट हैज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर वेयर ईच एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जो कार्बोरंडम का स्ट्रक्चर होगा उसमें एक सिलिकॉन 4 कार्बन से सराउंडेड होगा और एक कार्बन 4 सिलिकॉन से सराउंडेड होगा। हर सिलिकॉन एटम 4 कार्बन एटम से सराउंडेड होता है
और सारे कार्बन एटम 4 सिलिकॉन एटम से सराउंडेड होते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो बोला इट हैज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर वेयर ईच एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ईच एटम इज सराउंडेड बाय 4 एटम ऑफ अदर टाइप। तो इसकी पिक्चर बन गई दिमाग में। सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी ज्योमेट्री समझ में आई? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन की बात कर रहे हैं अभी। बेसिकली वो कंपाउंड डिस्कस किए जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें आ रहा है सिलिकेट्स का डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब स्टार्ट होने वाला है, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें सिलिकेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे उधर मैंने आपको बताया था ना कि वो डाइबोरेन वाली जो रिएक्शंस थी, बोरेक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, वैसे ही इंपॉर्टेंस इस कंसेप्ट की है बेटा, सिलिकेट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो सिलिकेट्स के बारे में बता रहे हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन विथ ऑक्सीजन आर कॉल्ड सिलिकेट्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन विथ ऑक्सीजन आर कॉल्ड सिलिकेट्स, ठीक है। बट दे contain other metals also in their structure. In silicate, SiO4 4 negative tetrahedral units are present. ये एनसीईआरटी की ही इंफॉर्मेशन है बेटा। आप देखो लास्ट पेज पे एनसीईआरटी में सिलिकेट्स को कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि a large number of silicates mineral exist in nature. Some of examples are feldspar, zeolites, mica and मैं बेटर होगा मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करूं क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं इसके बारे में, तो हम नोट्स को ही फॉलो करते हैं। तो क्या है सिलिकेट्स? बोल रहे हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन विथ ऑक्सीजन आर कॉल्ड सिलिकेट्स, बट दे कंटेन other metals also in their structure. In silicates SiO4 4 negative tetrahedral units are present. ये यूनिट प्रेजेंट होती है, ये स्ट्रक्चर है। देखो अब बात आती है सिलिकेट्स के क्लासिफिकेशन की। तो सिलिकेट्स के क्लासिफिकेशन में बता रहे हैं कि सिलिकेट्स आर ऑफ 6 टाइप्स। 6 टाइप के सिलिकेट्स होते हैं। अब ये टाइप ऑफ सिलिकेट एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो सिलिकेट्स जो है वो 6 टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन दे शेयर्ड विथ ईच अदर। और ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होता है कि वो सिलिकेट्स एक दूसरे के साथ कितने ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग करते हैं। वो सिलिकेट्स एक दूसरे के साथ कितने ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग करते हैं, उसके बेसिस पे इनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब पहली कैटेगरी है, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा, ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट फर्स्ट कैटेगरी है। क्या होते हैं ऑर्थोसिलिकेट्स? देखो बोला दो सिलिकेट्स विच कंटेन डिस्क्रीट SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स। बोला जहां पे SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स अलग अलग लाई करती है, उनमें कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता। दो सिलिकेट्स which contain discrete SiO4 4 negative units, that is no corner shared. कॉर्नर का मतलब यहां पे ऑक्सीजन है बेटा, यहां पे कॉर्नर का मतलब ऑक्सीजन है। that is no corner shared are called orthosilicate. उनको ऑर्थोसिलिकेट बोलते हैं। अब यहां पे देखो एक ऑर्थोसिलिकेट यूनिट का स्ट्रक्चर गिवन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है बेटा। ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं।
ये यहां पे देखो, ये जो है ना, ये बड़ा वाला आइटम ये है सिलिकॉन, और देखो एक ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट है, ऐसे एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां है, और चौथा ऑक्सीजन जो है वो यहां पे दिखाया नहीं गया। चौथा ऑक्सीजन कहां है? चौथा ऑक्सीजन इसी पेपर के प्लेन के अंदर है, अंदर है, इसलिए हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए विजिबल नहीं है, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। जैसे आपको, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग, नहीं केमिकल बॉन्डिंग नहीं, आइसोमेरिज्म पढ़ा है, तो उसमें जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में 3 बॉन्ड ही दिखाया जाता है जब हम न्यूमेंस प्रोजेक्शन को कंसीडर करते, चौथा बॉन्ड नहीं दिखाया जाता। उसी तरीके से हम यहां पे सिलिकेट का स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करें, तो इनमें 3 ऑक्सीजन को यहां पे प्रेजेंट किया गया है, चौथा ऑक्सीजन जो है वो दिखाया नहीं गया है, वो पेपर के प्लेन के अंदर है, इसलिए वो विजिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये समझ में आ रहा है बेटा? तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ ना, मतलब एक सिलिकेट है। तो यहां पे देखो लिखा हुआ 4th ऑक्सीजन इज हिडन। तो अब इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं ऑर्थोसिलिकेट के। इसका एग्जाम्पल है जिरकॉन, ये रटना पड़ेगा आपको, ये क्रैम करना पड़ेगा। ऑर्थोसिलिकेट का एग्जाम्पल है जिरकॉन। जिरकॉन क्या है? Zn SiO4, नहीं ZrSiO4, Zn नहीं Zr, जिरकोनियम, जिरकोनियम है ये, ZrSiO4। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है फोरस्टेराइट, FORSTERITE, फोरस्टेराइट ऑफ ओलिवीन, ये पूरा नाम है, फोरस्टेराइट ऑफ ओलिवीन, ये होता है Mg2SiO4। एंड तीसरा एग्जांपल बता रहा है विलेमाइट, WILLEMITE, विलेमाइट, Zn2SiO4। ये तीनों ऑर्थोसिलिकेट के एग्जाम्पल हैं। इनमें इस पे ना कॉलम मैचिंग क्वेश्चन आता है, तो एक एक कॉलम में ये नेम दे देंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर शेयर्ड। तो अब आपको देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल से पता करना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का सिलिकेट है, ऑर्थोसिलिकेट है या बाकी 5 कैटेगरी में कोई है। तो अगर ऑर्थोसिलिकेट होगा तो एक कॉर्नर शेयर्ड होगा, नहीं नो कॉर्नर शेयर्ड। अगर ऑर्थोसिलिकेट है तो नो कॉर्नर शेयर्ड, यहां पे कोई भी ऑक्सीजन शेयर्ड नहीं होता दूसरे सिलिकेट के साथ। ये क्लियर हुआ बेटा ऑर्थोसिलिकेट का डिस्कशन? ऑर्थोसिलिकेट का डिस्कशन क्लियर हुआ? ठीक है, तो इन सिलिकेट्स में डिस्क्रीट SiO4 4 नेगेटिव यूनिट प्रेजेंट होती है, मतलब कोई भी कॉर्नर शेयर्ड नहीं होता, मींस कोई भी ऑक्सीजन यहाँ पे शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं है। इसके ये 3 एग्जांपल हैं, जिरकॉन, फोरस्टेराइट ऑफ ओलिवीन एंड विलेमाइट। फिर अगला एग्जांपल है, यहाँ पे देखो अगला क्लासिफिकेशन है पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट्स। अब देखो पायरोसिलिकेट्स क्या होते हैं, बोल रहे दो सिलिकेट्स इन विच 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर ज्वाइंट बाय ऑक्सीजन एटम दैट इज 1 कॉर्नर शेयर्ड, 1 कॉर्नर शेयर्ड है यहाँ पे। तो 2 सिलिकेट यूनिट के बीच में एक कॉर्नर शेयर्ड है। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ बेटा, एक सिलिकेट ये हो गया SiO4 4 नेगेटिव, ऐसे दूसरी सिलिकेट यूनिट है, उनके बीच में ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो आप देख रहे हो ये शेयर्ड। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Si2O7, Si2O7 6 नेगेटिव, Si2O7 6 नेगेटिव। अब देखो इसी को
ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, एक सिलिकेट यूनिट ये हो गई, दूसरी सिलिकेट यूनिट ये हो गई, ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये शेयर्ड। स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है। देखो, एक सिलिकेट इधर और एक सिलिकेट इधर, इनके बीच में ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड है। बाकी एक एक ऑक्सीजन जो है वो विजिबल नहीं है, हिडन है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, वो पेपर के प्लेन के अंदर है। अब देखो, इसके एग्जाम्पल में बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल इसका 30 वेटाइट 30 वेटाइट, ठीक है, 30 वेटाइट फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। और दूसरा एग्जाम्पल इसका 30 वेटाइट का फॉर्मूला है SC2 Si2O7, SC2 Si2O7। आप देखो, Si2O7 पे -6 चार्ज है और स्कैंडियम पे +3 चार्ज है बेटा। तो 2 स्कैंडियम है तो +6 हो जाएगा, SC2 Si2O7। अब ये अगर है तो यहाँ पे चार्ज नहीं दिखाओगे, ये पूरा कंपाउंड है। दूसरा एग्जांपल बता रहा है हेमीमॉर्फाइट। हेमीमॉर्फाइट, तो हेमीमॉर्फाइट का ये फॉर्मूला है Zn थ्राइस Si2O7 डॉट ZnOS ट्वाइस डॉट H2O। हेमीमॉर्फाइट Zn थ्राइस Si2O7 डॉट ZnOS ट्वाइस डॉट H2O। तो ये हो गया हेमीमॉर्फाइट। तो 30 वेटाइट एंड हेमीमॉर्फाइट, दे आर एग्जांपल ऑफ पायरोसिलिकेट्स। ठीक है। अब देखो, तीसरे क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो पायरोसिलिकेट में एक कॉर्नर शेयर्ड है और ऑर्थोसिलिकेट में कोई कॉर्नर शेयर्ड नहीं है, ये याद रखना है आपको, और एग्जाम्पल भी आपको दिमाग में रखना है। अब देखो, तीसरा क्लासिफिकेशन आ रहा है साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट और रिंग सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट और रिंग सिलिकेट, तो बोला दो सिलिकेट्स इन विच 2 कॉर्नर आर शेयर्ड, जिनके अंदर 2 कॉर्नर शेयर्ड है, 2 कॉर्नर आर शेयर्ड टू फॉर्म अ साइक्लिक रिंग बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। दे हैव जनरल फॉर्मूला SiO3 2 नेगेटिव। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? SiO3 2 नेगेटिव। और यहां पे देखो SiO3N2N नेगेटिव, ये जनरल फॉर्मूला इनका, SiO3N2N नेगेटिव। मतलब अगर N1 है तो SiO3 2 नेगेटिव, अगर N2 है तो SiO3 ट्वाइस 4 नेगेटिव, SiO3 ट्वाइस 4 नेगेटिव। तो ये इनका जनरल फॉर्मूला होगा। अब जैसे देखो, फॉर एग्जांपल बेराइल, इसका एग्जांपल बेराइल है। इस पे IIT एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बेराइल के स्ट्रक्चर पे। बेराइल, ये देखो, ये बेराइल का फॉर्मूला है B3Al2Si6O18, B3Al2Si6O18, ये बेराइल का फॉर्मूला है। तो यहां पे देख रहे हो 3 बेरिलियम पे +6 चार्ज, 2 एल्युमिनियम पे +6 चार्ज, टोटल +12 चार्ज है। इस पे टोटल जो है चार्ज क्या हो जाएगा? +12। इसका मतलब इस पूरे पे -12 चार्ज होगा। अब देखो, ये Si6O18 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। पहले तो आप 6 सिलिकॉन को एक हेक्सागन के वर्टेक्स पे बना लो, 6 सिलिकॉन हेक्सागन के वर्टेक्स पे, और हर 2 सिलिकॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन रख दो। हर 2 सिलिकॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन, और बाकी सारे सिलिकॉन पे 2 O नेगेटिव बना दो। तो अब आप देखो, यहाँ पे टोटल 6 सिलिकॉन हो गए, और ये टर्मिनल वाले यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 × 6 12 ऑक्सीजन टर्मिनल वाले और 6 ऑक्सीजन इनके बीच में। तो Si6O18 हो गया। और ये जो टर्मिनल ऑक्सीजन है सब पे -1 -1 -1 चार्ज है, तो -12 हो गया। तो Si6O18 12 नेगेटिव, ये है बेटा। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ?
ठीक है, अब जरा देखो, इसी स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे देख रहे हो, जहां जहां पे प्लस बना हुआ है, प्लस का मतलब वहां पे क्या है, सिलिकॉन है। प्लस का मतलब सिलिकॉन है। और आप देख रहे हो दो सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन, तो एक कॉर्नर ये शेयर्ड हो गया, देखो एक कॉर्नर इसका इधर शेयर्ड हो गया, मतलब एक सिलिकेट के दो कॉर्नर शेयर्ड हो गए। ऐसे ही इस सिलिकेट के भी दो कॉर्नर शेयर्ड हो गए। इसी तरीके से इस सिलिकेट को देखो तो इसके भी दो कॉर्नर शेयर्ड हो गए, ऐसे इसके भी दो कॉर्नर शेयर्ड हो गए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान से एक बार देख लेना, तो बनाना भी बड़ा आसान है स्ट्रक्चर को। तो ये हो गया रिंग सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट। तो रिंग सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट में दो कॉर्नर शेयर्ड हो गए, और इसका एग्जांपल है बेराइल। अब आप देखो, फोर्थ क्लासिफिकेशन है यहां पे चेन सिलिकेट। फोर्थ क्लासिफिकेशन है चेन सिलिकेट। अब देखो, चेन सिलिकेट्स में क्या होता है, बोल रहा है कि दो सिलिकेट्स इन विच टू कॉर्नर्स आर शेयर्ड, दो सिलिकेट्स इन विच टू कॉर्नर्स आर शेयर्ड टू प्रोड्यूस अ लीनियर पॉलीमेरिक चेन। आप ध्यान देना, पिछले वाले केस में भी दो कॉर्नर शेयर्ड थे, बट वो दो कॉर्नर के शेयरिंग से एक रिंग बना रहा था। यहां पे बोल रहा है कि दो कॉर्नर के शेयरिंग से यहां पे एक पॉलीमेरिक चेन बन जाती है, लीनियर चेन बनती है। तो दो silicates in which two corners are shared to produce a linear polymeric chain are called chain silicate. They are further classified into two categories. तो जो चेन सिलिकेट है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो सिंगल चेन सिलिकेट या सिंपल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट या सिंपल चेन सिलिकेट एक क्लासिफिकेशन है बेटा, और दूसरा डबल चेन सिलिकेट होता है। ठीक है, तो देखो सिंगल चेन सिलिकेट में क्या होता है, बोला है कि इन सिंगल चेन सिलिकेट और सिंपल चेन सिलिकेट टू कॉर्नर ऑफ ईच टेट्राहेड्रन आर शेयर्ड एंड दे फॉर्म अ लीनियर पॉलीमेरिक चेन, एंड दे फॉर्म अ लीनियर पॉलीमेरिक चेन। ये इनका जनरल फॉर्मूला है, SiO3N2N नेगेटिव। फॉर्मूला वही है जो साइक्लिक सिलिकेट का है। साइक्लिक सिलिकेट और चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला सेम है बेटा। अब जैसे देखो, यहां पे एक सिलिकेट हो गया, इसका ये ऑक्सीजन और ये दूसरे सिलिकेट के बीच में देखो ये ऑक्सीजन शेयर्ड हो गया। इसी तरीके से ये वाला सिलिकेट को देखो तो एक कॉर्नर यहां शेयर हुआ और एक कॉर्नर यहां पे शेयर हुआ, तो दो कॉर्नर शेयर हो रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे ये तीसरा सिलिकेट आ रहा है, इसके भी दो कॉर्नर शेयर्ड है। ऐसे ही चौथा सिलिकेट आया, इसके भी दो कॉर्नर शेयर्ड है। ऐसे ही पांचवा सिलिकेट आया, इसके भी दो कॉर्नर शेयर्ड होंगे। ये इसी तरीके से ये लीनियर पॉलीमेरिक चेन बन जाती है। इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? सिंगल चेन सिलिकेट का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? अब आप देखो, दूसरा क्लासिफिकेशन चेन सिलिकेट में बता रहे डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट, तो बोला इन डबल चेन सिलिकेट्स टू सिंपल चेन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय शेयर्ड ऑक्सीजन। तो यहां पे दो चेन सिलिकेट है, उन दो चेन सिलिकेट के बीच में एक कॉर्नर शेयर्ड है, मतलब ऑक्सीजन के शेयरिंग से वो आपस में कनेक्टेड है। तो इन डबल चेन सिलिकेट टू सिंपल चेन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय शेयर्ड ऑक्सीजन, सच कंपाउंड्स आर नोन एज एम्फीबोल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है बेटा, एम्फीबोल्स बोलते हैं इनको। डबल चेन सिलिकेट को एम्फीबोल्स बोलते हैं, AMPHIBOLES। double chain silicate are also called amphiboles. बोल रहे the asbestos is a well known example of double chain silicate। तो इसका एग्जांपल है asbestos। asbestos is a well known example of double chain silicate। they have general formula, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, Si4O11N6N नेगेटिव। मैं लिख देता हूं यहां पे
इनका जनरल फॉर्मूला है Si4O11N6N नेगेटिव, ये है फॉर्मूला Si4O11N6N नेगेटिव। तो दे हैव जनरल फॉर्मूला Si4O11N6N नेगेटिव इन डबल चेन सिलिकेट पर सिलिकेट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन डबल चेन सिलिकेट पर सिलिकेट 2.5 कॉर्नर आर शेयर्ड, 2.5 कॉर्नर आर शेयर्ड बेटा। सिंगल चेन सिलिकेट में 2 कॉर्नर आर शेयर्ड, डबल चेन सिलिकेट में 2.5 कॉर्नर आर शेयर्ड। ठीक है, ऑन एवरेज 2.5 कॉर्नर आर शेयर्ड। इसका एग्जाम्पल यहां पे देखो बता रहे हैं स्पोड्यूमीन, इसका एग्जाम्पल है स्पोड्यूमीन, SPODUMENE, स्पोड्यूमीन। ये है इसका फॉर्मूला है LiAlSiO3 ट्वाइस। इंस्टेटाइट जनरल फॉर्मूला है MgSiO3। ट्रिमेलाइट, ठीक है, ट्रिमेलाइट Ca2Mg5 Si4O11 ट्वाइस OH ट्वाइस। अब देखो ये SiO3 वाला जो है ना, ये तो आपका हो गया सिंपल चेन सिलिकेट, और ये ट्रिमेलाइट जो है ये डबल चेन सिलिकेट का एग्जांपल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसमें ये SiO3 आ रहा है ना, ये सिंपल चेन सिलिकेट का एग्जांपल है, और जिनमें ये देख रहे हो Si4O11 आ रहा है, ये क्या हो जाएंगे? दे आर एग्जांपल ऑफ डबल चेन सिलिकेट। अरे क्लियर हो रहा है बेटा? तो ये ट्रिमेलाइट में 2.5 कॉर्नर आर शेयर्ड, जबकि स्पोड्यूमीन और ये इंस्टेटाइट को अगर कंसीडर करें तो यहां पे 2 कॉर्नर आर शेयर्ड। अब इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन आ रहा है, 5th क्लासिफिकेशन, 2 डायमेंशनल सिलिकेट। 2 डायमेंशनल सिलिकेट, इनको शीट सिलिकेट भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड शीट सिलिकेट। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर हमने 1 डायमेंशनल सिलिकेट बनाना था, जैसे ये चेन सिलिकेट ना 1 डायमेंशनल सिलिकेट भी बोला जाता है। चेन सिलिकेट आर ऑल्सो कॉल्ड 1 डायमेंशनल सिलिकेट, क्योंकि एक लीनियर चेन बनती है, एक ही डायरेक्शन में आप जाते हो, आगे बढ़ते हुए एक डायरेक्शन मूव करते हो, इसलिए उसको 1 डायमेंशनल सिलिकेट भी बोलते हैं। अब ये क्या है? ये 2 डायमेंशनल सिलिकेट है। तो अब देखो, अगर आप जो है अगर एक रो बना रहे हो तो वो तो 1 डायमेंशनल रो हो गई। अब आपको अगर शीट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको रो के अगल बगल जो है रो बनानी पड़ेगी, और फिर उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 2 कॉर्नर की शेयरिंग से 1 डायमेंशनल सिलिकेट बना है। अगर आप तीसरा कॉर्नर शेयरिंग में इन्वॉल्व करोगे तो फिर वो 2 डायमेंशनल सिलिकेट फॉर्म करेगा। तो इसमें 3 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं। ठीक है, यहां पे देखो लिखा हुआ है 3 कॉर्नर आर शेयर्ड, इसके अंदर 3 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल सिलिकेट में 3 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है Si2O5N2N नेगेटिव, Si2O5N2N नेगेटिव, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है टैल्क, ठीक है, MgSi2O5, MgSi2O5 ट्वाइस डॉट MgOH ट्वाइस, या आप इसको लिख सकते हो Mg ट्वाइस Si2O5 ट्वाइस, ये आप लिख सकते हो। और दूसरा एग्जांपल इसका कैओलिन, KAOLIN, KAOLIN, कैओलिन। जनरल फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? Al2Si2O5 डॉट OH4, ठीक है।
Al2Si2O5.OH। ये दो एग्जांपल है बेटा टू डायमेंशनल सिलिकेट या शीट सिलिकेट के, टैल्क एंड कैओलिन। और फिर ये लास्ट क्लासिफिकेशन आ गया, सिक्स्थ क्लासिफिकेशन, थ्री डायमेंशनल सिलिकेट। ठीक है, थ्री डायमेंशनल सिलिकेट ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे देखो बोल रहे हैं कि इन सच सिलिकेट ऑल फोर कॉर्नर्स आर शेयर्ड। इन सच सिलिकेट ऑल फोर कॉर्नर्स आर शेयर्ड। ठीक है, तो 3D सिलिकेट में सारे कॉर्नर शेयर्ड होते हैं। बेटा किसी स्टूडेंट का माइक अनम्यूट है, म्यूट करो, चेक करो आपका माइक अनम्यूट तो नहीं है। थ्री डायमेंशनल सिलिकेट में अगर आप देखो तो बोल रहे हैं इन सच सिलिकेट ऑल फोर कॉर्नर्स आर शेयर्ड। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है, क्वार्ट्ज है इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइडिमाइट, क्वार्ट्ज, ट्राइडिमाइट, क्रिस्टोबेलाइट, फेल्ड्सपर, जियोलाइट, अल्ट्रामेरीन्स। अब इसमें से कई सारे नेम आप देखो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में देखो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाली जो हेडिंग गिवन है, इसमें आप देखो लिखा हुआ है कि 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका occurs in several crystallographic forms। अब इसमें लिखा हुआ क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट and tridymite are some of the crystalline forms of silica and they are interconvertible at suitable temperature। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है अब आपको सबके पता होने चाहिए। एनसीईआरटी में तो बस ऐसे ही एक नेम लिख दिया, लेकिन आपको ये पूरा डिटेल पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कितने टाइप के सिलिकेट हैं, तो आप बोलोगे 6 टाइप के सिलिकेट है। कौन कौन से बोलोगे, ऑर्थोसिलिकेट जिसमें कोई कॉर्नर शेयर नहीं होता, पायरोसिलिकेट जिसमें 1 कॉर्नर शेयर्ड होता है, रिंग सिलिकेट जिसमें 2 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं, चेन सिलिकेट जिसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे जो सिंपल चेन सिलिकेट है उसमें 2 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं, और जो डबल चेन सिलिकेट है उसमें 2.5 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ये 2 डायमेंशनल सिलिकेट। 2 डायमेंशनल सिलिकेट में 3 कॉर्नर शेयर्ड होते हैं, और फिर लास्ट क्लासिफिकेशन है 3 डायमेंशनल सिलिकेट जिसमें चारों कॉर्नर शेयर्ड होते हैं। हो गया क्लियर बेटा? सिलिकेट्स का डिस्कशन समझ में आ गया? ठीक है, तो एक डिस्कशन और रह गया ये सिलिकॉन्स का। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं कल डिस्कस कर देता हूं। बस यही एक इंफॉर्मेशन और रह गई है, सिलिकॉन्स बस डिस्कस करने को रह गया है। और आप थोड़ा ये हाइड्रोकार्बन का नोट्स पढ़ लो। अगर आपको कल कुछ पूछना होगा हाइड्रोकार्बन में तो कल मैं जो है उसको डिस्कस कर दूंगा क्लास में। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? कल इसको सिलिकॉन्स को मैं फिनिश कर दूंगा। हाइड्रोकार्बन का जो नोट्स मैंने शेयर किया है उसको आप पढ़ लो। अगर उसमें कोई चीज आपको पूछनी होगी तो कल का जो क्लास का जो टाइमिंग होगा, बचा हुआ टाइम, उसमें जो है मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके बेटा?